प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का विराट क्लासेज में। और आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी की नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ेंगे अर्ध आयुकाल को लेकर के। अर्ध आयुकाल क्या होता है? अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है और आधी बच जाती है। नहीं समझ में आ रहा? समझिए, ये कोई मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, आर गिव्स आउट पी, रिएक्टेंट गिव्स आउट प्रोडक्ट, कोई रासायनिक अभिक्रिया है। और यहाँ पे रिएक्टेंट में मान लेता हूँ कि 100 रिएक्टेंट है और टी बराबर लग गया 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड में ये रिएक्टेंट 50 इधर बन गया, है ना। समय 2 सेकेंड लगा और ये 50 प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्टेंट से। जब 50 बन गया तो आप कहेंगे सर रिएक्टेंट तो हमारा 50 ही बचा, है ना। 50 क्या हो गया? बन गया। 50 इधर चला गया तो रिएक्टेंट कितना बचा? 50 बचा। तो कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। तो यही 2 सेकेंड क्या है? यही 2 सेकेंड टी हाफ। टी हाफ का मतलब वह समय जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी शेष रह जाती है। आधा बन जाता है प्रोडक्ट और आधा बच जाता है। जितना समय में ये काम होता है, जितना टाइम लगता है आधा बनने में, है ना, या आधा बचने में, उसी टाइम को हम क्या कहते हैं? अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक सांद्रता का, स्टार्टिंग की जो उसकी सांद्रता है, उसका आधा शेष रह जाता है। आधा बन जाता है और आधा बच जाता है। जितना टाइम लगता है इस प्रक्रिया में, आधा बनने में, आधा बचने में, उसी टाइम को ही हम अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए अर्ध आयुकाल का परिभाषा लिखा गया है। अर्ध आयुकाल क्या होता है कि वह समय अंतराल है जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी शेष रह जाती है, उसे टी हाफ से लिखते हैं। अर्ध आयुकाल को किसको लिखते हैं? टी हाफ से लिखते हैं। तो समझिएगा, अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा कि सर अगर टी बराबर 0 है, टी बराबर अगर 0 सेकेंड है, तो जो हम आर है उस आर की सांद्रता को हम क्या कहते हैं? आर नाट कहते हैं। आर की सांद्रता को आर नाट कहते हैं। और वहीं पे अगर टी बराबर टी सेकेंड ले लिया जाता है, टी सेकेंड ले लिया जाता है, तो जो आर की सांद्रता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर टी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा था। टी बराबर टी सेकेंड पे आर की सांद्रता को आर टी कहते हैं और टी बराबर 0 सेकेंड पर आर की सांद्रता को आर नाट कहते हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि टी बराबर 0 टी नहीं, टी बराबर अगर टी हाफ हो, टी हाफ हो तब क्या होगा? टी हाफ हो मतलब अर्ध आयुकाल हो तब क्या होगा? अर्ध आयुकाल के लिए क्या बताया गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रारंभिक सांद्रता है वो आधा रह जाता है ना, आधा रह जाता है। तो टी हाफ पर ये जो प्रारंभिक सांद्रता कितना है? प्रारंभिक शुरू में इसकी सांद्रता कितना है? आर नाट है। तो ये टी हाफ पर कितना हो जाएगा? टी हाफ पर कितना हो जाएगा? प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाएगा, है ना। टी हाफ का मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया, है ना, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें अगर आपसे पूछा जाए टी हाफ का मान बताइए तो आप बोलेंगे टी हाफ इसमें वह समय है जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया अपने शुरुआती की जो उसकी सांद्रता थी उसका आधा बचा हुआ है, और कितने समय में बचा हुआ है वही उसका अर्ध आयुकाल है। तो शुरू में इसकी सांद्रता कितना? आर नाट है, तो ये अर्ध आयुकाल का मतलब ये आधा हो जाएगा। शुरू का प्रारंभिक सांद्रता के क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? ये आप कह सकते हो ये है सर आर टी की वैल्यू है। आर टी की वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर जो आर टी है ना, आर टी मतलब क्या होता है? मतलब टी समय में सांद्रता जो होती है उसको आर टी कहते हैं। टी सेकेंड में सांद्रता होती है इसको आर टी कहते हैं। तो यहाँ टी सेकेंड ना होकर के क्या है? टी हाफ है ना। समय जो है वो क्या है? टी हाफ है। टी हाफ में जो आर टी की वैल्यू होती है वो आर नाट बाई 2 होगा, मतलब प्रारंभिक सांद्रता का वो आधा हो जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है शून्य कोट के लिए आप पढ़े थे इसके पहले, शून्य कोट के लिए समाकलित वेग समीकरण आर टी इक्वल टू, ठीक है, माइनस के टी प्लस क्या? आर नाट, ये पढ़े थे आप लोग, है ना। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण में आप लोगों ने पढ़ा था आर टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नाट। यहाँ पे बताइए आर टी की वैल्यू कितना रखेंगे? आर टी की वैल्यू रख देंगे आप आर नाट बाई टू इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के, है ना। और टी की वैल्यू क्या है? अर्ध आयुकाल के लिए टी की वैल्यू क्या है? टी हाफ हम लिखेंगे। यहाँ पे टी की वैल्यू टी हाफ हो जाएगा और हो जाएगा प्लस क्या? प्लस हो जाएगा आपका आर नाट। तो यहाँ से इसको अगर हम इधर लेकर के आएँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के टी इधर आएगा तो हो जाएगा क्या? प्लस के टी हो जाएगा, प्लस के टी हाफ। और यहाँ पर ये पहले से है कौन? पहले से है आर नाट, है ना। आर नाट यहाँ पहले से है, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस क्या? आर नाट बाई 2 हो जाएगा, आर नाट बाई 2 हो जाएगा।
अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, अगर इसको आप सॉल्व कर देते हो तो यहाँ से मिलेगा के टी हाफ इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा एलसीएम में लेंगे 2 और क्लास मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2r0 2r0 माइनस क्या r0 माइनस r0, तो यहाँ से हो जाएगा आपका टी हाफ इज इक्वल टू 2r0 में से एक r0 घटा लेंगे तो हो जाएगा r0/2 तो यहाँ से आपका टी हाफ की वैल्यू जो अर्धायुकाल का मान है वो मिल जाएगा r0 अपान के, इधर आएगा तो जाएगा बट्टे में, और ये 2 पहले से है, ठीक है। तो ये आपका अर्धायुकाल का फार्मूला हो गया, किसके लिए, अर्धायुकाल का फार्मूला हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अर्धायुकाल का फार्मूला टी हाफ इज इक्वल टू r0 अपान 2k, ठीक है। तो एक बात यहाँ से ये भी क्लियर होती है कि जो अर्धायुकाल का मान है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर, प्रारंभिक सांद्रता r0 पर निर्भर करता है। मतलब अर्धायुकाल के लिए टी हाफ का मान उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। इसका मतलब जो टी हाफ है वो निर्भर करता है किसके ऊपर, r0 के ऊपर निर्भर करता है, r0 के ऊपर निर्भर करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 2 गिनती है, कांस्टेंट है, के भी क्या है, कांस्टेंट है ना, नियतांक है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू, है ना, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं टी हाफ का मान, ठीक है, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। इसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या होगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वही आपको क्या बताया गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो तो उसके लिए समाकलित वेग समीकरण का आप पढ़े हैं, ठीक है। समाकलित वेग समीकरण का फार्मूला क्या होता है, तो प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण होता है लॉग, ठीक है, लॉग आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग r0, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोगों ने पढ़ा है log RT इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log r0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या log RT की वैल्यू क्या होती है अर्धायुकाल के लिए, अर्धायुकाल के लिए RT की वैल्यू क्या होती है, अर्धायुकाल के लिए RT की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, r0/2 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r0/2 लिखेंगे, और ये हो गया माइनस के, और t का मान कितना लिखेंगे, टी हाफ लिखेंगे, टी का मान कितना लिखेंगे, टी हाफ लिखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस आपका क्या हो जाएगा log r0 हो जाएगा, log r0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस के टी हाफ को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस के टी हाफ इज इक्वल टू, इधर आपका पहले से है क्या log r0 आपका पहले से है, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस log r0/2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा के टी हाफ इज इक्वल टू, है ना, आप क्या करेंगे यहाँ पे log m माइनस log n का फार्मूला है दिख रहा है ना। ये फार्मूला आपका किसका है, log m माइनस log n का, log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n होता है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, है ना, log m माइनस log n बराबर log m माइनस log n बराबर log m बटे n होता है। तो यहाँ पे log m माइनस log n, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या log m बटे n, n का मान कितना है, r0/2 है, r0/2 है। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो हो जाएगा के टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बताइए, ये हो जाएगा आपका log, है ना, ये है क्या r0, और ये उलट जाएगा तो हो जाएगा क्या 2/r0, है ना, बट्टे के बट्टे भिन्न होती है तो उलट जाती है। तो आप बताइए ना, r0 से r0 कट जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, के टी हाफ इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा क्या log 2। और साथियों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे छिपा रहता है कौन, बेस ई छिपा रहता है। log के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब समझ लीजिए बेस ई है। अब यहाँ पे बेस ई को हम क्या करेंगे, बेस ई को बेस 10 में बदलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित एक समीकरण लिखिए, और यहाँ पे आपको पता है कि RT का जो मान होता है, वो क्या होता है, r0/2 होता है। तो RT का जो मान है वो r0/2 है, वहाँ पे लिखा गया
और यहाँ पे माइनस के टी का मान टी हाफ होगा अर्धायु काल के लिए, और ये उसी तरह रहेगा। इसको इधर लाएंगे, इसको उधर भेजेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा लाग यम माइनस लाग यन, लाग यम माइनस लाग यन होता है लाग यम बट्टे यन, तो यम ये हो गया बट्टे यन ये हो गया, है ना। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया और यहाँ से कट गया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है तो आप समझिएगा। आप समझिए, यहाँ पे यह हो जाएगा आपका क्या के, और ये हो जाएगा आपका टी हाफ इज इक्वल टू के, टी हाफ इज इक्वल टू बेस ई को बेस 10 में हम बदलेंगे। बेस ई को जब बेस 10 में बदलते हैं तो गुणा करते हैं 2.303 से, अब ये हो जाएगा क्या 2.303, और ये हो जाएगा आपका क्या लॉग, ठीक है, लॉग 2 बेस ई की जगह पे हम लिख देंगे क्या बेस 10 लिख देंगे, बेस ई की जगह बेस 10 लिख देंगे। ठीक है, ई को 10 में बदलने के लिए इससे गुणा करते हैं 2.303 से। ठीक है, अब यहाँ से आपको मिल जाएगा टी हाफ बराबर अर्ध आयु टी हाफ बराबर के इधर भेज देंगे, हो जाएगा 2.303 अपान के लाग 2 बेस 10 का मान कितना होता है, लाग 2 बेस 10 का मान होता है 0.3010, 0.3010 होता है लाग 2 बेस 10 का मान। तो यहाँ से टी हाफ का जो मान आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ मिल जाएगा 0.693 बटे क्या के, गुणा करके देख लीजिएगा, ये आपको फार्मूला मिलेगा किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का फार्मूला 0.693 बटे के। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो अर्ध आयुकाल का मान है प्रथम के लिए वह ये दोनों क्या है कांस्टेंट है ना, ये भी गिनती ये भी गिनती। इसका मतलब जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान होता है उसमें रिएक्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें रिएक्टेंट था, इसमें रिएक्टेंट था शून्य कोटि वाले में। तो आप से पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल का मान होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान जो होता है वह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें कहीं आर नॉट नहीं दिख रहा है। तो आप इस दोनों समीकरण को का निगमन करेंगे और लास्ट में लिखेंगे कि समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, और बताएंगे कि समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि अर्धायुकाल जो शून्य कोटि के लिए है वह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, और जो प्रथम कोटि के लिए है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें आर नॉट है और इसमें आर नॉट नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप लिखेंगे। फिलहाल शून्य कोटि के लिए ये डेरिवेशन है, प्रथम कोटि के लिए ये डेरिवेशन है। शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग, शून्य कोटि के लिए अर्धायुकाल का ये फार्मूला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का फार्मूला ये। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे समझिएगा, मेन यही है t बराबर 0 पे r को r नॉट कहते हैं, t बराबर t सेकेंड पे r को rt कहते हैं, लेकिन t बराबर अगर t हाफ हो जाए तो जो rt की वैल्यू होती है वो r नॉट बाई 2 होता है, क्योंकि टी हाफ वह समय होता है जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो टी हाफ अगर लेंगे तो ये प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाएगा और ये आर टी की वैल्यू होगा। तो मैंने वो क्या किया, फार्मूला लिखा और इसमें आर टी की जगह पे आर टी का मान है ना, टी की जगह पे टी हाफ लिख दिया, बाकी सब सॉल्व करके मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, तो यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी अगर आप इसका डेरिवेशन करेंगे तो यही चीज़ें यहाँ पर भी लिखेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया आर गिव्स आउट पी है, रिएक्टेंट गिव्स आउट प्रोडक्ट है, और टी बराबर 0 पर जो आर की सांद्रता होती है उसको हम क्या कहते हैं, आर नॉट कहते हैं, और टी बराबर अगर टी सेकेंड लिया जाता है तो आर की सांद्रता को क्या कहते हैं, आर टी कहते हैं, आर की सांद्रता को आर टी कहते हैं। लेकिन अगर टी बराबर टी हाफ लिया जाता है, तो जो आर टी की वैल्यू होती है, आर टी की जो वैल्यू होती है उसको हम आर नॉट बाई 2 कहते हैं, आर नॉट बाई 2 कहते हैं। यही सब मान इसमें रख करके सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि अर्ध आयुकाल दोनों डेरिवेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से क्लियर होगा दोनों डेरिवेशन। ठीक है, बहुत मेन है अर्ध आयुकाल को लेकर के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में मैक्सिमम इस पे होते हैं क्वेश्चन अर्धायुकाल को लेकर के कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान बताइए या सूर्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान बताइए। तो अर्धायुकाल वह समय है जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है और आधी बन जाती है। ठीक है, शुरू में अगर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट 2 है तो अगर टी हाफ पूछा जाए तो टी हाफ का मतलब 2 से वो 1 हो गया है और कितने समय में हुआ है। अगर 2 मिनट में हुआ है तो 2 मिनट उसका क्या अर्धायुकाल है, 2 घंटा में हुआ है तो 2 घंटा उसका अर्धायुकाल है टी हाफ।
टी हाफ का मतलब वह समय जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी हम कल मतलब नेक्स्ट डे दूसरा लेकर के आएंगे, इस लेसन का नेक्स्ट हेडिंग लेकर के आएंगे और बहुत जल्द हम लोग इस लेसन को ख़त्म करने वाले हैं, फिर न्यूमेरिकल में आएंगे। ठीक है, इस लेसन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सवालें हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक मतलब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पीछे की जितनी वीडियो हैं उसको भी देखें आप, ताकि ये आपको समझ में आए, क्योंकि अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि ये कहाँ से आया, प्रथम शून्य कोटि के लिए ये कहाँ से आ गया और प्रथम कोटि के लिए ये कहाँ से आ गया, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। पीछे की वीडियो से अगर आपको समझ में आएगा ये चीज़ें, तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और साथ देते रहिए मेरा। लगातार मैं आप लोगों को फिजिक्स या केमिस्ट्री के जितने भी मतलब लेसन्स हैं मैं सबको इजी वे में पढ़ाने का प्रयास करूँगा और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि वो आपको पूरा इजी हो जाए, ज़्यादा याद न करने की ज़रूरत पड़े, ज़्यादा रटने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और सॉल्व करिए और अपने तैयारी को बनाए रखिए। तो थैंक यू। आज का सेशन यहीं तक हम रखते हैं।